देखो कलेक्शन क्या होता है। जावा के अंदर कलेक्शन एक पूरी तरह से कहा गया है कि अपने आप में एक पूरा फ्रेमवर्क है, और जो फ्रेमवर्क होते हैं वो क्लासेस और इंटरफेस से मिलकर बनते हैं। कलेक्शन को बनाने के पीछे की जो वजह है वो है कि अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे काम करना पड़े और उनको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना पड़े, तो आप कलेक्शन यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को एज अ ग्रुप इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल यूनिट बनाकर। कलेक्शन को 3 पार्ट में तोड़ा गया है: लिस्ट, सेट और क्यू। मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से इनको रखा गया है ताकि मेमोरी का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। लिस्ट, सेट और क्यू जो आप देख रहे हैं ये सारे इंटरफेस होते हैं। ये हमारे कलेक्शन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि जिस वे में हमारा डाटा एक्सेस करना है उसको किस तरीके से आप उसको आउटलाइन देंगे, ये इंटरफेस निर्धारित करते हैं। क्योंकि इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो अगर आपको किसी भी इंटरफेस पे काम करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लास बना दी गई है जिसका इस्तेमाल करके आप उस इंटरफेस में बताए गए स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को व्यवस्थित कर सकते हैं डाटा को स्टोर कराने के लिए। लिस्ट में आप देख सकते हैं, सेट में देख सकते हैं, क्यू में देख सकते हैं। इनको समझते हैं। लिस्ट में 3 तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। जिस ऑर्डर में आप डाटा डालते हैं वो उसी ऑर्डर में अपने पास उस डाटा को रखता है। एरे लिस्ट में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की एंट्री अलाउड होती है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया है वो डुप्लीकेट है तो ये उसे रख लेगा, डिलीट नहीं करेगा। ये पूरी तरह से एक डायनेमिक एरे की भूमिका निभाता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप एरे पे काम करते हो तो उसका साइज फिक्स होता है और वो देना जरूरी होता है। अगर आपने एरे का साइज 5 रखा है तो इसका मतलब आप उसमें ना तो 5 से ज़्यादा डाटा ले सकते हो, अगर कम लेते हो तो मेमोरी वेस्ट हो जाती है। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट में हमारे पास जी मैम ऑनलाइन क्लास एक बार होल्ड पे रहिएगा आप लोग। जी मैम देखो यहाँ पर एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे की भूमिका में अपना रोल प्ले करता है। एरे लिस्ट में सारी आपने देखी खूबियां। इसमें एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये करता तो एरे के तर्ज पे ये काम। तो एरे में क्या होता है कि अगर आप बीच में से कोई डाटा निकालते हो तो उसके बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं एक एक करके, तो इसमें बहुत समय लगता है। डाटा काफी बड़ा हुआ तो आप समझ रहे हो शिफ्टिंग में कितना समय लगेगा। तो इससे बेहतर तरीका क्या होता है, लिंक लिस्ट। अगर आप लोगों ने डीएस पढ़ा हो तो उसमें आपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ा होगा। अगर बीच में से कोई डाटा डिलीट किया जाता है तो उसका प्रीवियस और उसका नेक्स्ट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, शिफ्टिंग नहीं होती, तो उससे समय बचता है। बाकी सब कुछ इसमें सेम टू सेम है बट ये मोर एफिशिएंट होता है। तो हम यहाँ पर लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके डिफ्रेंशिएशन को समझ सकते हैं। लिस्ट के अंदर डेटा डालने का एक तरीका और होता है, स्टैक। स्टैक आप लोगों ने सुना हो, डीएस में पढ़ा हो। इसमें एक ही एंड होता है जहां से डाटा डाला जाता है, एक ही छोर होता है और जहां से डाटा निकाला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सीडी बॉक्स। सीडी बॉक्स में एक ही किनारा होता है जहां से आप सीडीज को एंटर कराते हो। सुना है सीडी बॉक्स? इस तरीके से मान लीजिए एक सीडी बॉक्स है हमारे पास और यहाँ पर बीच में एक रॉड है। अब इसमें आप सीडी जब फिक्स करोगे तो यहीं से डालेंगे और वो यहाँ आ जाएगी। फिर आपको सीडी डालोगे तो यहीं से जाएगी ना, और निकालोगे भी इसी एंड से। और गेटिंग? तो ये भी एक मेमोरी को फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं लीफो, यानी जो लास्ट में जाएगा वो पहले आएगा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो ये तीनों मैनेजमेंट हमारे किसमें आते हैं, लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेट इंटरफेस का क्या काम होता है, देखिए इसके अंदर हमें क्लास दी गई है सेट काम करने के लिए। ये भी हमारे डाटा को मेंटेन करते हैं ऑर्डर के हिसाब से, जिस ऑर्डर में आप डालते हो ये भी ऑर्डर मेंटेन करते हैं। बट इसमें खास बात ये है जो इसको लिस्ट से अलग करती है,
इसके अंदर आप कोई भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है क्यू। क्यू आप सभी को पता होगा कि जब आप क्यू में लगते हो तो क्यू में एंट्री हमेशा पीछे से होती है और एग्जिट हमेशा सामने से होती है, तो ये उस तर्ज पे काम करता है। ठीक है। अब जब आप किसी कलेक्शन पे काम करोगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कलेक्शन पूरी तरीके से वैसे ही काम करता है जैसे हम डाटाबेस पे काम करते हैं। डाटाबेस में रिकॉर्ड को एंटर करना, उसको डिलीट करना, उसको सर्च करना, तो ये सारे काम हम कलेक्शन में भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डालते वक्त। अगर आपको कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट डालना होता है हम ऐड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट करना हो और रिमूव मेथड यूज करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट का कोई डाटा सर्च करना हो कंटेंट्स मेथड यूज किया जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं सिस्टम पे। मान लीजिए आपने एक कलेक्शन बनाया और इस कलेक्शन में मैंने स्ट्रिंग टाइप के ये सारे ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिए। ये सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रिंग आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमने इस कलेक्शन में डाल दिए और इस कलेक्शन को मैंने नाम दिया एरे लिस्ट, बिकॉज एरे लिस्ट एक लिस्ट इंटरफेस से आता है और ये कलेक्शन का पार्ट है। तो ये सारा डाटा हमने इसमें डाल दिया। अब सवाल खड़ा होता है इसको एक्सेस कैसे करें। अब इसे एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका नॉर्मल फॉर लूप होता ही है, आप इसकी लेंथ काउंट करें, इंडेक्स को 0 से चलाएं और आगे तक एक्सेस कर लें। एक दूसरा तरीका जो स्पेसिफिक इसी के लिए बनाया गया है, इंटरफेस के लिए, कलेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो हमें कलेक्शन के अंदर एक इंटरफेस दिया जाता है कलेक्शन को एक्सेस करने के लिए, उसका नाम होता है आईटी डेटा। ये बहुत ही एफिशिएंट वे में आपको कलेक्शन से डाटा निकाल के देता है, मोर एफिशिएंट होता है। हम फोर लूप में भी निकाल सकते हैं लेकिन वो एफिशिएंसी यूज नहीं करता, लेकिन ये मोर एफिशिएंट होता है, इसीलिए इसको बनाया गया। इसमें दो ही मेथड होते हैं, एक का नाम होता है हैज नेक्स्ट और एक का नाम होता है नेक्स्ट। इसका काम क्या होता है, ये आपके कलेक्शन पे जाता है हैज नेक्स्ट मेथड और चेक करता है कि आपके कलेक्शन में डेटा मौजूद है या नहीं है। अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर मिल जाता है तो ये आपको तुरंत एक ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देता है। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इसको ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हो गई, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हम इस चीज को लूप में डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं, लूप में। लूप में डालने से जब तक इसको ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा लूप हमारा चलता रहेगा, इसके लिए इसको डाल दिया जाता है इसमें। इसके पास एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है नेक्स्ट। इसका काम होता है हैज नेक्स्ट सबसे पहले चेक करता है ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला। ऑब्जेक्ट मिलते ही उसे लूप में एंट्री दे दी जाती है और लूप में जाने के बाद आप नेक्स्ट मेथड को कॉल करते हो, ये इस ऑब्जेक्ट को वहां से बाहर निकाल देता है, ऑब्जेक्ट को आपकी प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद आपका जो पॉइंटर होता है ये उस पॉइंटर को आगे की तरफ रख देता है। और ये प्रोसेस लगातार चलता है जब तक आपके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल ना जाए और एक टाइम आएगा वो इसको बाहर निकाल देगा। अब हैज नेक्स्ट नहीं चलेगा क्योंकि उसको अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला और ये कोड खत्म हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसमें एक एक करके नॉर्मल कलेक्शन का इस्तेमाल करते हुए डेटा को यूज करते हैं। फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट, कलेक्शन में यूज होने वाले जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस के नाम आपने सुने हैं वो सभी यूटिल पैकेज में पाए जाते हैं। पढ़ गया काम। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक एरे लिस्ट क्लास इस्तेमाल करते हैं और इसमें आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप चाहें उसे स्टोर कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप चाहें। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली। एक मैंने डबल ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर भी मैंने एक वैल्यू डाल दी।
अब हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर भी हमने एक वैल्यू डाल दी। अब मुझे तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन में स्टोर कराना। तो कलेक्शन का नाम है माई लिस्ट। ऐड करने वाला मेथड हम यूज करेंगे इंसर्ट करने के लिए, बताया गया था। और आप इसमें एक एक करके वो सारा डाटा ऐड करते चले जाइए। डाटा चला गया। अब आपको ये पूरा डाटा एक्सेस करना है। एक साथ अगर प्रिंट करना है तो नॉर्मली आप इस कलेक्शन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोड को रन कर दीजिए। एक साथ प्रिंट हो गया। एक एक करके डाटा अगर एक्सेस करना है तो आइटरेटर का इस्तेमाल करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, आप यहाँ पर आइटरेटर इंटरफेस यूज करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आपके पास जो आपका कलेक्शन है उसको आइटरेटर में कन्वर्ट करेंगे मेथड कॉल करके। आपका ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये इस आइटरेटर में आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा। आप आइटरेटर को यहाँ पर कॉल करें और एक मेथड को कॉल करें एज नेक्स्ट। अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपको बार बार लगातार ट्रू देता रहेगा। अब यहाँ पर आकर आप उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें निकाल कर देगा कौन, ITR, और उसके अंदर रखा हुआ एक मेथड नेक्स्ट। ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता रहेगा और ऑब्जेक्ट का पॉइंटर जो है अगले पर पुट करता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इसका ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करेगा। अब आप इसे रन कर दीजिए, आपको हर एक डेटा अलग अलग मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम कोई कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन की क्लास यूज करते हैं, तो उसमें हम किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरे के केस में क्या होता था, सेम टाइप का डेटा जाता था और वो भी डेटा प्रिमिटिव। ऑब्जेक्ट को हैंडल करते थे तो बड़ा दिक्कत आता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे एक ही टाइप का कोई ऑब्जेक्ट डालना हो, एक ही टाइप का, अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट डालने से हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अगर किसी ने एम्प्लॉय क्लास बना रखी है, स्टूडेंट क्लास बना रखी है, स्टाफ क्लास बना रखी है और एक ही कलेक्शन में सारा कुछ डाल दोगे तो सारा का सारा मैश हो जाएगा। तो हम ये जो कलेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल कलेक्शन, नॉन जेनरिक कलेक्शन। ये नॉन जेनरिक कलेक्शन है। नॉन जेनरिक कलेक्शन में होता क्या है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि यही ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। एक होता है जेनरिक कलेक्शन जिसको हम मॉडर्न कलेक्शन भी कहते हैं। जेनरिक कलेक्शन में आप अगर किसी लिस्ट को यानी कलेक्शन को बनाते वक्त ये मेंशन कर दें कि इसमें इसी तरह का ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, तो वो उसी ऑब्जेक्ट को लेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को फिर कभी नहीं लेगा। उसके लिए करते क्या है, इसके साथ इस तरीके का एक ब्लॉक तैयार किया जाता है। ये आपने कहीं ना कहीं किताबों में जरूर देखा होगा। यहाँ पर जिसका भी आप ऑब्जेक्ट डालेंगे ये उसी को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर। अब आप देख सकते हैं इंटीजर को उसने हरी झंडी दे दी, बाकी को अलाउड नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग को हरी झंडी दे देगा, बाकी को अलाउ नहीं करेगा। इस पॉइंट को आप खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। समझ आ गया? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने इसमें एक डाटा यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, दैट इज रमेश। मैं इसमें 2-3 डाटा आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं ये डेटा डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, इसमें डायरेक्ट डेटा डाल देता हूँ। बात एक ही है। हो गया काम। अब आप रन करेंगे, सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। अब वो मेथड्स यूज करके देखते हैं जो कलेक्शंस में बताए गए थे आपके पास। जैसा आपको कहा गया था कि इसमें डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की एंट्री हो जाती है, तो मैं यहाँ पर रमेश की एंट्री करता हूँ। मैंने लिखा लास्ट ऐड। फिर वो ये नहीं पता मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्लास कहाँ लेता हूँ, है आप सब नए नए नंबर से कॉल करते हैं सर। एक ही नंबर होता है। आपको तो नंबर हम सेव कर रखते हैं। जाओ मेरा दिमाग खराब है।
देखो मैंने यहाँ पर लिखा पानी दे सकते गर्म पानी, गला खुश्की है उसमें, गर्म पानी बस। ये जब मैंने रन किया हाँ सर। तो आप देखेंगे कि डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है, दिख रहा है? तो डुप्लीकेट एंट्री अलाउ कर लेता है। कोई डाउट यहाँ पर? अब मान लीजिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट इसमें से हटाना है, कोई भी, मैं चाहता हूँ पवन हट जाए, मैं लिखूंगा माई लिस्ट डॉट रिमूव उस ऑब्जेक्ट का नाम, तो ये पवन को वहां से फिनिश कर देगा। देखा आपने? मेरे को कोई ऑब्जेक्ट हटाना है, मान लीजिए ये वाला रमेश हटाना है, क्योंकि इसमें दो रमेश हटाऊंगा तो ये पहले को हटा देगा, दूसरे को नहीं हटाएगा। तो मैं पोजीशन के हिसाब से हटाऊंगा, 0 1 2, कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। तो मैं लिखूंगा माई लिस्ट डॉट रिमूव एट 2, मैंने ये लिखा, ठीक है। रिमूव की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। रिमूव से क्या आएगा? 2 नंबर डाल दिया मैंने, इंडेक्स डाल दिया इस पर। अब हमने रन किया तो सेकंड इंडेक्स वाला जो रमेश था वो गायब हुआ है। अब हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्च करना हो, यानी इसको कमेंट करते हैं, अब मुझे इसमें सर्च करना है कि इसके अंदर पवन मौजूद है कि नहीं है, तो इफ एल्स लगाएंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि माई लिस्ट डॉट कंटेन्स, एक मेथड बताया गया था, जो ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है वो यहाँ पर लिख दीजिए पवन। अगर ये है तो मैसेज लिखेंगे फाउंड, और अगर नहीं है तो नॉट फाउंड। कोड रन किया, यू विल गेट फाउंड। इफ यू विल सर्च एट हियर उमेश, यू विल गेट नॉट फाउंड। कोई डाउट यहाँ पर? अब इसी चीज को समझते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री रोकना है, मुझे डुप्लीकेट एंट्री नहीं चाहिए। तो जब आपको डुप्लीकेट एंट्री रोकना हो तो उस केस में आप एरे लिस्ट यूज नहीं करेंगे, थैंक यू, उस केस में आप एरे लिस्ट यूज ना करें, ठीक है। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, गॉट इट? सारा कलेक्शन सेम रहेगा आपका, कुछ नहीं बदलेगा। कलेक्शन इज कलेक्शन, बनाया गया है मेमोरी के लिए। अगर मैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की एंट्री रोकना चाहता हूं तो मैं हैश सेट यूज कर लूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हैं, तो जब आप इसे रन करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट को अपने पास रखेगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की दोबारा से रिपीटेशन होगी, एरर नहीं देगा बट अलाउड नहीं करेगा। यू विल रन एंड विल गेट योर वैल्यूज, ओनली वन टाइम रमेश विल अलाउ। और ये एक ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, देखो शॉर्ट करके दे देता है डेटा आपको अपने आप, हमें करना भी नहीं पड़ता, हमारा ऑब्जेक्ट अपने आप ही शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्टिंग भी फॉलो कर देता है अपने आप से। समझ आ गया? अब मान लीजिए आपको स्टैक वाला मैनेजमेंट इस्तेमाल करना है, स्टैक की तरह डाटा जाए, तो कैसे करना होता है? तो मैंने क्या करा, इसको हटाया, इस बार स्टैक को फॉलो करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे स्टैक। अब स्टैक में डाटा जब डाला आपने रमेश, पवन, जीत, अमर, तो स्टैक में डाटा गया कैसे होगा? रमेश, पवन, जीत, अमर, गॉट इट? टॉप में कौन है? अमर। अगर अगली कोई एंट्री करूंगा तो वो टॉप में जाएगी, ठीक है। इन्हें रन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपने जो डाटा डाला जा रहा है टॉप में, रमेश, पवन, जीत, अमर। देखो रमेश, पवन, जीत, अमर, ये सारा डाटा किसमें गया? हमारा स्टैक में गया। अब मान लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने डाटा डाला। अब मान लीजिए मुझे इसका एक डाटा हटाना है, डिलीट करना है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर एक चीज देख लो, इसमें एक मेथड यूज करेंगे आप स्टैक के केस में, जिसका नाम होता है पॉप। उसे देख लीजिए। स्टैक, डेटा डाल दिया आपने, कोई भी एलिमेंट हटाना है तो रिमूव मेथड इसमें यूज नहीं करना है। क्या यूज करोगे आप? पॉप। पॉप क्या करता है, जो भी डाटा आपका सबसे टॉप में है ये उसे हटा देगा। तो हटाते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा टॉप वाला डाटा कौन सा है।
तो मैंने लिखा माई लिस्ट डॉट पॉप। इससे मुझे इसके उस किनारे का पता चल जाएगा जहां से डाटा जा रहा है, और वो डाटा लिस्ट में से हट भी जाएगा। जहां से डाटा हटा वही हमारा टॉप है। ठीक है, अमर हटा तो अमर, ये मेरा टॉप हुआ, समझ लो। डाटा यही गया था ना लास्ट में, ये हमारा टॉप है। तो जैसे आपने डाटा डाला, अमर सबसे नीचे गया लिस्ट में, फिर उसके बाद पवन की एंट्री हो गई, फिर उसके बाद जीत की एंट्री हो गई, उसके बाद अमर की एंट्री हो गई। तो ये हमारा वो एंड है जहां से डाटा जा रहा है। ये सीडी बॉक्स है, डाटा यहाँ से जा रहा है, और लाइन में ऐसे जा रहा है डाटा। अब आप कोई डाटा इसमें से निकालोगे तो ये निकलेगा, तो अमर निकला। अगर कल को कोई दूसरा डाटा निकालोगे तो कौन सा निकलेगा? बीच में से डाटा कभी नहीं निकलेगा स्टैक के केस में। यानी कि अगर मैं फिर से इसे रन करूं तो जीत की एंट्री वहां से खत्म हो जाएगी। पॉप मेथड क्या करता है कि आपको डेटा रिमूव करके दे देता है। गॉट इट? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार आपको लास्ट डेटा देखना होता है अपने प्रोग्राम में कि लास्ट डाटा क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया कि इसका टॉप कौन सा है, टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, लिस्ट है आपके पास, टॉप पर कौन सा एलिमेंट है बताइए। तो अब एक काम कर सकते हैं, आप इस चीज को SOPLN में डाल दीजिए, माई लिस्ट डॉट पॉप। तो ये डिलीट नहीं कर रहा बल्कि निकाल के भी बताएगा आपको, दिखाता भी है वैल्यू। व्हेन यू रन यू विल सी द वैल्यू अमर, टॉप पर अमर। और इसने रिमूव भी कर दिया है। गॉट इट? चेक करते हो अगर आप अपनी लिस्ट को, तो डेटा उस लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देगा। आई जस्ट अनकमिट और बीच में एक स्पेस दे देता हूं। यू विल सी कि लिस्ट में अमर नहीं है, वो हटाया जा चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें टॉप के एलिमेंट का पता करना है सिस्टम पे, और मैं नहीं चाहता कि लिस्ट में से उसको हटाए, हटाना भी नहीं है, और टॉप पे कौन सा एलिमेंट है ये पता भी करना है। तो ये काम कैसे करते हैं देखो। इस काम को करने के लिए आप इस मेथड को यूज ना करें। यहाँ पर एक मेथड होता है mylist डॉट पीक। ये क्या करता है कि टॉप एलिमेंट की जानकारी आपको देता है लेकिन उसे रिमूव नहीं करता। ठीक है, समझ आ गया? अब थोड़ा क्यू की जानकारी ले लेते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट क्यू में चाहिए, लिंक लिस्ट में अगर आप काम करते हैं तो वो थोड़ा फास्ट चलता है, बस एफिशिएंट होता है। किसी चीज की एफिशिएंसी टाइम से पता लगती है। आप इसको लिंक लिस्ट में लिख सकते हैं, लिंक लिस्ट। ये सेम चीज आपके पास है यहाँ पर, उसको हटा दीजिए। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये पहले की तुलना में फास्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको फास्ट एफिशिएंसी पे काम करना है तो आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। बाकी सब कुछ इसमें सेम रहेगा। क्यू पे देखिए कैसे काम होता है। क्यू एक इंटरफेस है, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रायोरिटी क्यू नाम की क्लास का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा क्यू, लेकिन यहाँ पर उसकी जो क्लास है जो मुझे ऑब्जेक्ट बना के देगी उसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। अब इसके अंदर मैं डाटा एंटर करूंगा। इसमें डाटा एंटर करने का तरीका देख लीजिए और निकालने का तरीका। क्यू पे आ जाइए, डाटा एंटर ऐसे ही होगा और निकालते हैं कॉल से। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो करती है। यानी डाटा हमेशा जो सबसे पहले होगा, क्यों पहले देख लीजिए अरेंज करके कि डाटा किस तरीके से अरेंज हो रहा है। जो भी उसके स्टार्टिंग में डाटा होगा वो सबसे पहले आउट होगा। तो मैंने इसमें 4 डाटा डाल दिए हैं। और अब मैं इन सभी डाटा को यहाँ पर रन करा रहा हूँ। तो आपने देखा मेरे पास क्यू में डाटा इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे क्यू का फ्रंट है और ये उसका बैक है। अब मैं कोई डाटा हटाता हूँ तो जहां से डाटा हटेगा वो फ्रंट होगा, वो दिमाग में रखना। ठीक है, वो फ्रंट छोर होगा हमारा। तो मैंने लिखा माई लिस्ट डॉट ऑल, इससे डाटा हटता है इसमें। रन किया तो देखो कौन सा डाटा हटा, दिमाग में बैठा है। ठीक है,
ऊपर नीचे क्या है, अमर है और एक जगह रमेश है, कौन सा हटता है, अमर या हटा या रमेश हटा, उस पर ध्यान देना। अब एक बात ध्यान रखना, जब डाटा डालते हो तो ऑर्डर अपने आप से ले लेता है वो, लेकिन जो भी ऑर्डर में अब जो डाटा आएगा उसमें जो फ्रंट और रेयर होगा वहां से डाटा हटता है। तो अमर हटा कि क्या हटा, अमर हटा। तो अमर देखिए कहां पर था, तो ये है फ्रंट, डाटा यहां से हटा है, तो ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया, फ्रंट अमर। यानी कि लिस्ट में जैसे आपने कॉल करा डेटा अमर हटेगा। अब अगर मैं दोबारा से कॉल करूं कॉल, तो कौन हटेगा, जीत। अब मेरे को इस लाइन से, ये लाइन है गॉट इट, क्यू बन चुकी है मेमोरी में, और इस मेमोरी में, इस क्यू में आगे कौन है, जीत। अब अगर मैं यहाँ कॉल फायर करूंगा कौन गायब होगा, जीत गायब होगा। मार के देख लीजिए, अब इस लाइन में कौन है आगे, फिर से करूंगा कौन गायब होगा, अब मारूंगा तो कौन गायब होगा, रमेश। खत्म हो जाएगी लिस्ट, ऐसे करते हैं काम। अच्छा मान लीजिए ये जब आप रन करते हो तो क्या होता है, ये आपको फ्रंट पे पड़ा हुआ डाटा बताता है, क्यू में सबसे आगे कौन है ये बताता है, और साथ में उसे हटा भी देता है। लेकिन कोड ऐसा आ जाए आपके पास कि आपको डेटा हटाना नहीं है, लेकिन सबसे आगे कौन सा डेटा ये प्राप्त करना है। आप लिखते हैं माई लिस्ट डॉट पी, दोबारा से वही लिखें। अब आप इसे रन करेंगे तो लिस्ट में जो सबसे आगे डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, अब मैं अभी 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 देखता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं चेक करता हूँ, ठीक है जो सेटिंग है, ठीक है मैं कॉल करता हूँ चेक करके, ठीक है, ठीक, ओके। देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ वापस आते हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे फ्रंट वाला डाटा मुझे बता देगा, लेकिन डिलीट नहीं करेगा डाटा, लिस्ट आपकी पूरी बरकरार है, और इसने बता दिया फ्रंट पे अमर है। गॉट इट। एक मेथड और भी होता है रिमूव नाम का, वो देखो क्या करता है, जैसे मैंने इन सबको एग्जीक्यूट कर लिया, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, तो लिस्ट में कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गया ना लिस्ट, चार डाटा थे, चारों आपने उड़ा दिया। मैं इन सब की जगह रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव भी यही काम करता है। अब देखिए होता क्या है रिमूव में, अगर मैं कॉल करता हूँ और लिस्ट में कोई डाटा नहीं है, मैं फिर भी हटा रहा हूँ, तो ये नल रिटर्न करता है, नल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नल है, दिखता नहीं है नल तो, ठीक है। हटाने का काम रिमूव भी करता है, अब आपको समझाते हैं, रिमूव भी करता है भाई, हटाने का काम सेम करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट में ये डाटा प्रिंट हो रहा है, मैं डाटा हटा के दिखाता हूँ, रिमूव से भी हटता है। तो अमर तो रिमूव से भी हटा, फर्क क्या है फिर, फर्क समझाते हैं। देखो जब आपने यहाँ पर डाटा हटा दिया और पोल फायर किया, जब लिस्ट खाली है, और उसके बाद जब आप पोल से कोई डाटा हटाते हो तो ये नल रिटर्न करता है, खाली पोल में कोई दिक्कत नहीं देता। लेकिन आप डाटा हटा रहे हो रिमूव से, लिस्ट खाली है और आपने रिमूव से हटा दिया तो दिक्कत आता है। रिमूव एक्सेप्शन को ट्रैक नहीं करता, खाली लिस्ट में नल नहीं रिटर्न करता एक्सेप्शन, ठीक है। तो रिमूव की वो क्योंकि कलेक्शन का पार्ट है, रिमूव डिलीट करता है ऑब्जेक्ट को, वो डिलीट करता आ रहा है, लेकिन जो क्यू के मेथड बनाए गए हैं तो उन्हीं को यूज करना है। ये बताने का पर्पस ये था कि जो जिसका मेथड होता है वो उसी को यूज करे। अगर आपको स्टैक में डाटा डिलीट करने के लिए पॉप बताया गया है तो आप पॉप का ही इस्तेमाल करें। डाटा रिमूव से भी होगा आपका, उसमें क्या दिक्कत आएगा वो ये आएगा, इंटरव्यू में पूछ लेंगे आपसे कि बेटा रिमूव और कॉल, रिमूव से जब हम हटा सकते हैं तो क्यों नहीं हटाते हैं, और तुम्हारे सामने वो हटा के भी दिखाएगा और हट भी जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास कोई आंसर वहां उस वक्त नहीं होगा।
आंसर अब आपको पता होना चाहिए। मैं रिमूव से क्यों नहीं हटाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, खाली लिस्ट को ये हैंडल नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? कलेक्शन समझ में आ गया सारा? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं हटता फिर है ना। एरे लिस्ट किसने कही है स्टैक और क्यू में घुसो? स्टैक और क्यू में से नहीं हटता। चूड़ी पहनती हैं लड़कियां हाथ में से, बीच में कोई चूड़ी हटा के देखो, निकालो। तो वो तो तुम कर ही सकते हो, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये अच्छा तरीका है कोई। इससे तो बेहतर मैं लिंक लिस्ट ना ले लूं, है ना। आर यू गेटिंग? इसी चीज को ध्यान में रखिए तो मेमोरी बनाई गई है। अब आपने कहा कि नहीं एक सही में सारा काम करूंगा मैं, तो स्टैक में डाटा डालूंगा और बीच में से डाटा निकालूंगा। डाटा आपके पास था 1 करोड़, आपको डाटा दिया गया 99,99,999 को हटाइए। पहले तो आपने एक एक करके निकाला और फिर एक एक करके डाला। कोई कहेगा भाई कहाँ से आए हो, कौन सी दुनिया में रहते थे? आगे बैठे हुए पॉइंट। इससे बेहतर वो आपको सुझाव क्या देगा, बेटा कहाँ थे तुमको जब बीएस पढ़ाया गया था? लिंक लिस्ट नहीं ले सकता क्या? पर्टिकुलर डाटा को सर्च करा, उसको निकाला, लिंक को जोड़ दिया। आया दिमाग में? किसने कहा नहीं होता? हो जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना आपका। ओके डन यहाँ तक। अब मैं आपको एक और बताता हूँ इसमें, जो इसका परिवार का सदस्य नहीं है, बट इसके परिवार के 3 ही सदस्य होते हैं। कोई पूछे कलेक्शन के, सेट, लिस्ट और क्यू। एक और होता है जो सोतेला होता है, जिसको बोलते हो आप, वो देखो क्या करता है। यहाँ देखिए हैश मैप, इसको जरा समझिए। जावा में हैश मैप एक क्लास है जो कि मैप नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनाई गई है। इसका दूर दूर तक कलेक्शन परिवार से कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये क्या करती है, ये अपने डाटा को 2 तरीके से स्टोर करती है, की और वैल्यू के हिसाब से डाटा स्टोर करती है, यानी एक बेहतर तरीके से। जैसे मुझे किसी एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय की एक की क्या होती है, उसकी आईडी, और बाकी जानकारी उसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से डाटा अगर मुझे स्टोर करना है तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अभी जितने भी कलेक्शन आपने करे वो कोई ज्यादा बेनिफिशियल मुझे लग रही है। एक ही ऑब्जेक्ट इसमें चलता है, की नहीं होती है इसमें, की होती है आपके पास। जो भी आप की के अंदर डाटा डालते हैं वो यूनिक होना चाहिए, की कैन नॉट बी रिपीटेड। एम्प्लॉय आईडी अगर आपने कोई डाली है तो दूसरी नहीं डालनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्शन एक तरीके से वही सारा काम करते हैं जो आप डेटाबेस पे करते हैं। एक तरह से प्राइमरी की का काम कर रहा है ना, की प्राइमरी यूनिक होती है वो। If you try to insert the duplicate key, it will replace the element of the corresponding key. अगर आपने उसमें कोई वैल्यू डाल दी दोबारा से की, तो ये क्या करेगा, पहली वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। जैसे किसी की आईडी 3 थी, उसका नाम राजेश था, मैंने दोबारा इसकी एंट्री कर दी 3 तो उसका नाम कर दिया मनीष, तो उसका नाम मनीष बना दिया जाएगा, राजेश को ओवरराइट कर दिया जाएगा। जैसे कई बार आप आते हैं अपना डाटा केवाईसी में अपडेट करते हैं, तो आईडी आपकी वही रहेगी, दोबारा एंट्री की तो दोबारा उसी नाम से डाटा आपका चला जाएगा, लेकिन आपकी डिटेल्स सारी बदल दी जाएगी जो भी आपने बदल। It is easy to perform the operation using the key index value like updation, deletion. आसान हो जाएगा ना काम। किसी का नाम अपडेट करना है, की के आधार पर पहचान लेंगे। किसी को डिलीट करना है तो की के आधार पर डिलीट कर दिया जाएगा। और ये जितने भी क्लासेस होती हैं ये भी हमें यूटिल पैकेज में मिल जाती है। अब ये जो क्लास है ये एक्चुअली इसका निर्माण कैसे हुआ? ये क्लास अपने पास 2 डेटा टाइप लेकर चलती है। जैसे आपको बताया गया जेनरिक में एक टाइप डालते हो, उसी ऑब्जेक्ट को फिर स्टोर करती है। इसमें आप 2 ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, एक की का काम करता है और एक वैल्यू का काम करता है। जैसे मुझे हर कैंडिडेट की न्यूमेरिक चाहिए और वैल्यू मैं टेक्स्ट में चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इंटीजर ऑब्जेक्ट पास करूँगा और यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास करूँगा। ये जो क्लास होती है ये एब्स्ट्रैक्ट मैप नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, इसको इनहेरिट करके बनाई जाती है। और ये क्लास बैकएंड से मैप नाम के इंटरफेस को यूज करके आगे की तरफ बढ़ता है। और ये मैप नाम का इंटरफेस अपने आप में इनहेरिट करके चलता है क्लोनेबल इंटरफेस को और सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। तो ये सारी घटनाक्रम इस तरीके से आपको मिलती हैं। तो इसको जब आप यूज करते हो तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 और 4 क्लासेस आप इस्तेमाल करते हो। गॉट इट? इसलिए कलेक्शन को एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें एक मेथड यूज किया जाता है पुट नाम का, पुट ऑल नहीं, पुट नाम का मेथड। क्योंकि ये कलेक्शन का सदस्य नहीं तो इसमें डाटा
इंसर्ट करने के लिए उसका कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते, ऐड रिमूव ये नहीं कर सकते आप। तो इसमें डेटा जब डाला जाता है तो पुट नाम का मेथड इस्तेमाल किया जाएगा और वो आपको डेटा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके देगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक अलग से ही प्रोजेक्ट बना दिया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इनको हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो जो पैकेज है वो इंपोर्ट करेंगे। अब हम हैशमैप एक क्लास यूज करेंगे। इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम उस पर रिकॉर्ड एंटर कराते हैं। कुछ रिकॉर्ड की एंट्री पुट नाम के मेथड से होती है। अब इसमें मैंने एम्प्लॉय को एक आईडी दी दैट इज 1 और इसमें कुछ रिकॉर्ड डाला। एम्प्लॉय का नाम है राम, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय का नाम सुमित, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय का नाम अमर। और अब मुझे ये सारा डेटा एक्सेस करना है। लेट अस सपोज आईडी और नेम सबके डेटाबेस में क्या क्या है सारे प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए हम एक लूप का फायर करेंगे और एंट्री सेट नाम का एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी इसमें एंट्री होती है एंट्री सेट मेथड से निकाली जाती है। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, जितनी भी एंट्री थी इसके अंदर थी वो सारी एंट्री एंट्री सेट से निकाली जाती है। अब ये एंट्री सेट हमें एक एंट्री टाइप का रेफरेंस रिटर्न करता है जो कि मैप क्लास में पाया जाता है। क्योंकि इसमें एंट्री दो होती है, एक की होती है और एक वैल्यू की होती है। तो मैप नाम का इंटरफेस इसको मैप कराता है कि आपकी जो एंट्री है वो कौन सी आएगी इसमें, की या वैल्यू की। उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब इसकी हेल्प से हम इसकी की या वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड तो सबका आया होगा। जैसे इसमें पहला रिकॉर्ड क्या आया, अब आपको क्या प्रिंट करवाना है, इसकी वैल्यू या की, या आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। यानी कि मैंने लिखा फॉर ईच लूप, मैंने यहाँ लिखा hm.entry_set। तो ये यहाँ देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे एक एंट्री रिटर्न करके दे रहा है इंटीजर की और स्ट्रिंग की। तो इसको मैं स्टोर कैसे करूँगा, यहाँ पर सफा लिख रहा हूँ मैं। तो मैं लिखूंगा मैप डॉट एंट्री, इसका एक रेफरेंस लेंगे। अब इसमें जितनी भी एंट्री हैं उन्हें कॉल करेंगे एंट्री सेट से। अब वो जितनी भी एंट्री हैं एक एक करके इसमें आ जाएगी। ये पहली एंट्री आएगी, दूसरी, उसके बाद तीसरी एंट्री। अब इसके पास दोनों वैल्यू है, की भी है और वैल्यू भी है। अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या प्रिंट करवाना है, बताओ। वैल्यू की प्रिंट करनी है, एच डॉट की, आप यहाँ लिखिए एच डॉट की। कॉल देगा तो यहाँ चेक करो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एंट्री का ई कैपिटल है, डन है। गेट की है मेथड, तो मेथड का नाम है गेट की, ये लिखा आपने और मेथड आपको मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, जितनी भी कीज होंगी सारी बता देगा आपको। डाटा इसमें 3 की थी, तीनों आ गई। आपको साथ में वैल्यूज भी चाहिए, गेट वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। थोड़ा हो गया आप इसके अंदर अपनी फिल्टरिंग भी लगा सकते हैं, कंडीशनली डाटा भी निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई आपको बोलता है कि जिसकी की 2 है उसका नाम बताओ, पूछ लिया किसी ने, तो ये कैसे निकाला जाएगा, है किसी के पास जवाब? तो मैं इफ में चेक करूंगा
एच डॉट गेट की, और ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं किस तरीके से हैंडल करूं? तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर, एक रेफरेंस ले लेता हूँ की के नाम पे, और यहाँ पर लिखता हूँ गेट की। तो ये मेरे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, मैं इसको इंटीजर में कास्ट कर लेता हूँ। तो ये इंटीजर में कास्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर की को कंपेयर करता हूँ, की वैल्यू अगर 2 है, गॉट इट माय पॉइंट, तो ये उसका डेटा प्रिंट करेगा केवल। तो ये जो निकला, इसको जो यहाँ किया गया, इसको समझ बोलते हैं। जैसे जैसे आप काम करते हैं आप अपने आप समझ जाते हैं, कोई बताने नहीं आता इन चीज़ों को कि क्या करना है। समझ गए? कुछ भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कलेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम कलेक्शन पे कुछ वर्किंग करके देखेंगे। तो डाउट यहाँ तक जो पढ़ा है पहले तो ये कंफर्म करिए। अब हम कलेक्शन पे वर्किंग करते हैं। असल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्या आएगा, आपको इसमें कुछ टास्क दूंगा घर से करने के लिए। टास्क देख लीजिए, ये आपके पास कुछ टास्क होंगे, तो ये आप लोगों को करने हैं। आपको एम्प्लॉय या टेक्निकल ये बोलेगा, टेक्निकल राउंड में हो सकता है कि आपको एक कलेक्शन बनाना है और उसमें एम्प्लॉय के 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको स्टोर करना है। 10 एम्प्लॉय का डाटा है और हर एम्प्लॉय की हमारे पास 15-20 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, एज, सैलरी, फादर नेम, फलाना ठिकाना। अब इस तरह का डाटा आपको कहीं स्टोर करवाना है, तो डाटाबेस तो है नहीं तुम्हारे पास, कलेक्शन दिमाग में आना चाहिए। ठीक है? यानी कि 10 ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट के 15 एट्रीब्यूट, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करें तो कुल मिलाकर 150 वेरिएबल। आप उसको कैसे समझोगे, पूरी चीज को कैसे एक यूनिट से हैंडल करेंगे? कलेक्शन इसका बेहतर तरीका है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको उन सभी एम्प्लॉय का डाटा प्रिंट करना है जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है। ऐसे सवाल आएंगे जैसे सिक्वल में आते हैं। आपको उन लोगों का डाटा प्रिंट करना है जो दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों का डाटा प्रिंट करना है जिनका नाम AIS से शुरू होता है। एज वाइज डाटा को शॉर्ट करके दिखाइए, एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से डाटा को शॉर्ट करके दिखाइए। तो टोटल कंफ्यूजन पढ़ने के बाद भी कर नहीं पाओगे फिलहाल। कलेक्शन जबकि पढ़ लिया है। तो वर्किंग करते हैं एक बार किस तरीके से इस सवाल को हैंडल किया जाएगा। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे सवाल आएगा कि 5 ऑब्जेक्ट यानी 5 एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करके दिखाइए। आपके पास एम्प्लॉय है, 5 रिपोर्ट स्टोर करके दिखाइए। तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे? तो मुझे एम्प्लॉय का क्या क्या चाहिए, नेम, एज और सैलरी। मान लीजिए 3 एट्रीब्यूट मुझे चाहिए एम्प्लॉय। तो मैं उन तीनों एट्रीब्यूट को यहाँ अगर बनाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, मुझे दूसरे के लिए फिर नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 4 ऐसे बनाने पड़ेंगे मेरे को। याद करो थोड़ी देर पहले जब सबसे पहले क्लास स्टार्ट हुआ तो मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे, एज, सैलरी और नेम, याद है? अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने लगा, एक एम्प्लॉय में 15 बनेंगे, दूसरे मैं पकड़ूंगा कैसे कि किस एम्प्लॉय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए हमें उप्स का कॉन्सेप्ट सिखाया गया। क्यों ना मैं एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना दूं और क्लास में डाटा ले लूं और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूं, तो ऑब्जेक्ट उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके 5 ऑब्जेक्ट बना दूं और उनको एक लिस्ट में डाल दूं, तो वो लिस्ट इन पांचों को रिप्रेजेंट करेगी। एंड नाउ वी आर कनेक्टिंग। 100 से 5 पे गए, 5 से 1 पे गए, करेक्ट? इसलिए कलेक्शन यूज होता है। तो यहाँ देखिए, इसको बहुत सुंदर तरीके से हम ऐसे संजो के रख देंगे। तो इंटरव्यूअर आपसे ये निकलवाना चाहता था, इसलिए उसने आपको ये सवाल दिया, 5 एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करके दिखाएं। और हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को एरे में डाल देते हैं। एरे के पास ऐसे मेथड ही नहीं होते जो हमको डाटा निकाल के दे, सर्च करके दे, फलाना करके दे। तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, बन गई। अब इसमें जो जो डाटा चाहिए आप ले लीजिए, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी, हो गया। अब एक कंस्ट्रक्टर की मदद से इसमें डाटा डाल देते हैं। हो गया। अब इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं।
बढ़िएगा। अब देखो मैं यहाँ इसका कैसे यूटिलाइज करता हूँ। मुझे कलेक्शन में इनको डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय के जितने ऑब्जेक्ट हैं वो बना लेता हूँ। ये हो गया एम्प्लॉय का नाम, ये उसका एज और ये उसका पैकेज। ऐसे ही करता करता मैं कुछ डाटा उड़ा दूँ। ये फ्लोट है, ऐप लगा देना। ये हो गए 5 ऑब्जेक्ट्स। You can now ये age, ये salary, ठीक है। अभी 5 ऑब्जेक्ट मुझे एक कलेक्शन में डालने पड़ेंगे। ये ले लिया मैंने कलेक्शन। बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कल को अगर कोई क्लास हो मेरे पास स्टूडेंट नाम की, और ये हो मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट, तो इसमें दिक्कत ये होगी कि इस लिस्ट में मैं इस स्टूडेंट को भी एंटर कर दूंगा तो ये ले जाएगा, ये ले गया। और एम्प्लॉय को भी एंटर कर दूंगा तो ये भाई साहब उसको भी खा जाएंगे। ये हो गया कुछ कुछ। तो बचने का तरीका जेनरिक कलेक्शन। अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि भाई साहब मुझे एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, तो ये उसको स्टूडेंट को एंटर होने से मना कर देगा। तो जेनरिक कलेक्शन में डालो। तो ये सोच और ये समझ अपने आप विकसित करनी है तुम लोगों को। हो गया यहाँ पर। अब मैं इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर दूंगा। तो पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट आपके मिनटों में गए। अब मुझे इन पांचों डेटा को प्रिंट करवाने का काम करना है। क्या समझाया था तुमको? आइटरेटर। आइटरेटर लिया, आईटीआर का इस्तेमाल किया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप फोर लूप के अंदर जाते हैं, यानी व्हाइल के अंदर जाते हैं, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको चेक करते हैं एज नेक्स्ट से, और उसका ऑब्जेक्ट निकाल के प्रिंट करते हैं। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। आईटीआर डॉट नेक्स्ट जब मैंने किया, क्या रिटर्न होके आ रहा है? पहले भी ऐसे निकल के आ रहा था। जब मैंने आईडी से की से मैच किया था तो मैंने उसको इंटीजर में कास्ट किया था। कुछ याद आ रहा है? वहां मैंने क्या बोला था? समझ खुद डेवलप करना होता है। अभी जितना मैं बताता जाऊंगा उतना बच्चा रट्टा पड़ता जाता है। इसलिए वहां पर कोई भी चीज हटकर आ गई तो दिमाग नहीं लगा पाते। घर पे जाते इनको करके देख लिया। तो मुझे डेटा एम्प्लॉय का चाहिए। मैं चाहता हूँ ये रिटर्न मेरे को एम्प्लॉय क्लास करे, तो मैं इसको यहाँ कास्ट कर दूंगा। ऐसे कर सकते हैं, एक नई चीज सीख लो। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट रिटर्न करता हूं, क्या रिटर्न कर रहे हैं? काम निपट गया। एक एम्प्लॉय का रेफरेंस लिया और आईटीआर से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स जब इसने पहला डाटा एक्सेस किया तो E1 के पास जो जानकारी थी वो ई पे आ गई, यानी पूरा डाटा आ गया आपके पास राज का। अगली बार जब लूप ट्रांसफर होगा तो अमर का डाटा आएगा। गॉटिंग माय पॉइंट? अब वो डाटा किसके पास है? ई के पास है। और आप इतने समझदार हो, वो सारे नाम मेरे को प्रिंट करने, कैसे करूं प्रिंट? बताओ। एक भी सवाल अगर मैं आपको करने के लिए दूं तो आप सोचने पे, विचार विमर्श करने पर मजबूर हो जाते हो। देखो अभी मैं स्ट्रीम से बताता जाता, ओके ओके होता है तुम्हारा। देखो ये सारा डाटा प्रिंट करके दिखाओ। बोलते ऐसे टाइम बीत जाएगा। टाइम तो कितना ऐसे बिता सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम कहते हो ना जल्दी खत्म होगा, तुम बताओ कितना समय चाहिए? तुम पे छोड़ दो, खत्म कहानी। और ठीक यही वजह है कि हमारा जावा ऐसे ही निपट रहा है। पता नहीं चल रहा था हमको, डाउट भी था। हम पढ़ाए ऐसे रहे तुम भाई, इसलिए तुम मजबूर हो यहाँ पढ़ने के लिए। अब सबकी नसें बंद हो गई, साला क्या होगा? ये देखो डिस्प्ले कॉल नहीं कर दूंगा। अरे बंद हो, तुम कौन हो यार? कहाँ से आए हो यार? कैसे काम करते हो गया सब काम निपट गया, रन करो। अरे यार गड़बड़ हो गया, ये लॉन्च नहीं हुआ। देखो अब लॉन्च नहीं होते चलेगा नहीं। इसका अर्थ होता है कि जब मैं इस प्रोजेक्ट को ऑन करता हूँ ना यहाँ से,
तो कुछ समय का वेट करना चाहिए, लॉन्च होता है ये। अब लॉन्च नहीं हुआ तो मेरे को दिक्कत दे देगा ये। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी कर देता हूँ पे, क्योंकि दोबारा तो अब बनाने नहीं बैठूंगा मैं। इसमें से जो जो चीज़ मेरे को चाहिए होंगी मैं ले लूंगा। सो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखो ग्रीन सिग्नल आना चाहिए। अब थोड़ी देर वेट करो, आ गया, ये नीचे से लॉन्च होता है। पहले अगर नहीं कंपाइल करते हैं तो नहीं चलता। अब एक बार देखो पुराना वाला अगर सर्विस लॉन्च हो गई हो, तो पुराना मेरा ये था, अभी मेरा ये। तो मैं इसका कोड यहाँ पे डालता हूँ। तो कोडिंग में क्या क्या डालना है उसको उठाते हैं, यहाँ से लिया ये पूरा, कॉपी एंड डन। ये पड़ गया ये काम। अच्छा, अब कोडिंग में मैंने क्या किया था, मेन पे ये किया था, 2 पॉइंट छोड़ते हुए कॉपी एंड डन। बढ़िया, सबको फॉर्मेट कर दिया, जस्ट फिनिश। कोड बता ही दिया था। ये बटन दबाया, ये डेटा आ गया, ये देखो क्या सुंदर तरीके, एक ही दफा में कोड फायर हो जाता है। मिल गया, ठीक है। अब इसी के आधार पर वो क्वेश्चन है, वो सवाल है, उसका डाटा प्रिंट करो। अब ये तो मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा, मैं तुमको दूंगा, गारंटेड तुम अगला हफ्ता इसी में निपटा दोगे, क्योंकि बना के नहीं लाओगे। सर आप बता दो, कर लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अब देखो जब मैं इसे रन कर रहा हूँ, अब कोई बोले एज के हिसाब से डाटा शॉर्ट हो जाए, तो 21 के बाद कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए था, 19 आना चाहिए था पहले, एज के हिसाब से। यानी मेरे को ऑब्जेक्ट शॉर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट को जब शॉर्ट किया जाता है तो यहाँ पर 2 इंटरफेस आपकी हेल्प करते हैं। एक का नाम होता है कंपेरेबल, एक का नाम होता है कंपेरेटर। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग इन एन इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। देखो दिस पॉइंट आपको बोलना है कि ये दोनों की दोनों जो इंटरफेसेस हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को शॉर्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट में जब आपको डाटा डालते हैं तो उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डाटा शॉर्ट करना होता है, तो हम इनका यूज करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क होता है, वन बाय वन समझते हैं। मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ। आपने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय में काफी सारे एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट के नाम बताओ। हाँ, ये एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास उसमें 3 अगर आप किसी एक एट्रीब्यूट के हिसाब से डेटा शॉर्ट करना चाहते हो तो कंपेरेबल का इस्तेमाल करता है। मेरे को किसी ने बुलाया और उसने बोला कि एक प्रोग्राम बना दो जिसमें मुझे डाटा एज के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, कंपेरेबल। अब किसी ने मुझे बोला कि आप मेरे को एक प्रोग्राम बना के दो जिसमें आप मेरे को डाटा शॉर्ट करके देंगे एज के हिसाब से, नेम के हिसाब से। तो इसमें अब मेरे को सेम ऑब्जेक्ट शॉर्ट करना है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे, तो यहाँ मैं क्या यूज करूंगा, कंपेरेटर। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस आपको दिमाग में आ गया, आपको वो पन्ने नहीं पढ़ने पड़ते हैं, सिंपल समझ। एक के हिसाब से करना है कंपेरेबल का इस्तेमाल करो, और एक से ज्यादा के हिसाब से करना है कंपेरेटर का इस्तेमाल करो। अब थोड़ा रियल वर्क पे आ जाओ। आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, डाटा देखते हो ना, लैपटॉप खरीदते हो, लैपटॉप आ जाता है, फिल्टर लग गया, वहां पर आपने देखा होगा एक शॉर्ट का बटन होता है, और शॉर्ट के बटन में लिखा होता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से शॉर्ट करना, जैसे प्राइस के हिसाब से, नाम के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, वर्जन के हिसाब से। होता है कि नहीं होता। तो वो मल्टी शॉर्टिंग कर रहे हैं ना सेम डेटा को, तो क्या इस्तेमाल किया हुआ उन्होंने, कंपेरेटर, और उसको उस बटन के ऊपर लगा दिया उन्होंने कोड लिख के। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो डाटा प्राइस के हिसाब से तुरंत शॉर्ट हो गया जाता है, जिसका प्राइस सबसे कम होता है वो डाटा आपको दिखने लगता है। और उसमें भी 2 ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, लो टू हाई, हाई टू लो। होता है कि नहीं होता। तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो अब हम तह तक पहुंचते हैं कि ये चीज ऐसे डेवलप होती है। इसका मतलब उसे बनाने के लिए पहले तो अंदर का ज्ञान होना चाहिए ना। तो भाई शॉर्टिंग यहाँ चलता है। चलो देखिए, तो जहां तक मैंने आपको बताया कि जो कंपेरेबल इंटरफेस होते हैं लैंग्वेज में पाया जाता है, इसको सिंगल शॉर्टिंग लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप शॉर्टिंग करते हैं तो आपकी ओरिजिनल क्लास के ऊपर ही अप्लाई होता है। जो भी इसमें मैनिपुलेशन कोडिंग वगैरह आप करते हो वो आपकी ओरिजिनल क्लास का मतलब क्या है, मेरे को एम्प्लॉय क्लास में एज के हिसाब से डाटा शॉर्ट करना है, तो जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाके करूंगा।
अलग से नहीं बना सकता। तो कंपेरेबल में ये हो जाता है, इसी वजह से हम उसमें एक ही डाटा को शॉर्ट कर पाते हैं, दूसरे को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो ओरिजिनल क्लास को तहस नहस कर देता है। इसमें डाटा को शॉर्ट करने के लिए हम कंपेयर टू नाम का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब डाटा शॉर्ट किया जाता है, जब उसे कॉल किया जाता है void main के अंदर, तो शॉर्ट मेथड को कॉल किया जाता है और जो ऑब्जेक्ट आपको शॉर्ट करना होता है वो यहाँ डाल देते हैं। ये हो गया मोटा मोटा रेफरेंस, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। जब आप सिस्टम पे करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। इन बातों को बस थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास बना ली, इसमें मैंने डाटा प्रिंट भी कर रखा है। अब मुझे इसमें डाटा शॉर्ट करना है। अब ये आप डिसाइड कीजिए किसके हिसाब से हमें डाटा शॉर्ट करना है, पेज के हिसाब से। तो मैं इसे शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा एक इंटरफेस और उसका नाम क्या है, कंपेरेबल। अब ये जो इंटरफेस मुझे शॉर्ट करना है ये किस पैकेज में पाया जाता है, लैंग्वेज पैकेज में। तो आप उसे इंपोर्ट करिए java.language.comparable। आ गया कंपेरेबल। तो क्यों ना मैं इस पूरे पैकेज को ही कर लूं, आगे की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और ये पैकेज अगर मैं नहीं भी करता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कारण ये बाय डिफॉल्ट रहता है। तो लिखा क्यों, ताकि आपको याद रहे। बाईपास करता और भूल जाते। इतना कर दिया। अब मेरे को कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, कंपेरेबल। आ गया। अब ये मेरे से ऑब्जेक्ट मांगेगा, बिना ऑब्जेक्ट मांगे ही जाएगा नहीं। तो मुझे बताना होगा मुझे किसको शॉर्ट करना है, मुझे ईएमपी को शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ईएमपी। ये समझ जाएगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, आपको पता होगा कि जो इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो इसके पास कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। इसको कहते हैं अगेन समझ। अब कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके पास मौजूद है, जाके आपने देखा तो इस भाई साहब के पास ये मेथड पाया गया। और इसी का जिक्र वहां पर किया गया था कि जब आप इसमें डाटा शॉर्ट करते हैं तो कंपेयर टू मेथड का इस्तेमाल होता है। याद आ रहा है कुछ? ये देखिए, बहुत ही छांट छांट के नोट्स लाए गए हैं जब बना रहे हैं, पूरा सटीक चल रहा है पूरा प्रोसेस। अरे हाँ ये होता है, रटना नहीं है कुछ भी। पहुंच गए यहाँ तक? तो दैट इज द रीजन कि यार हमें ये मेथड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब ये मेथड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट कोड पे जाऊंगा, इंप्लीमेंटेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ ढूंढो इंप्लीमेंटेशन, और इसमें एक ही मेथड मुझे पाया गया, ओके करूंगा, ये मुझे उसका कोड बना के दे देगा। इसकी डेफिनेशन को हटा के हमें अपनी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। इसके ऊपर ये जो चीज आ रही है इसे क्या कहते हैं, कोई जानता है? पढ़ाई थी मैंने, याद है ना? अब इसका मतलब मेरे को ओवरराइड करना है कोई मेथड, और ये बताया गया था आपको एनोटेशन का क्या होता है। ये हमें कंपाइलर को पहले एक जानकारी दे देता है कि हमें कोई मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर इसकी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो ये एरर देने लग जाएगा। देने लग गया ना, अभी बता रहा है भाई तुम्हारा मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा है, गलती हो गई है, हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। अब ये यहाँ एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि रिटर्न टाइप नहीं लिख रखा है ना। अब देखिए इसमें डाटा शॉर्ट कैसे किया जाएगा। मैं एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ E1। अब इसका लॉजिक देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग करने का, दिस वन। मेरे पास इस क्लास में मेरे रियल ऑब्जेक्ट होंगे और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास इस क्लास के माध्यम से आएगा एज ए रेफरेंस। मुझे दोनों को कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, एज की वैल्यू को तीन तरीके से कंपेयर करते हैं। अगर दोनों वैल्यू बराबर होगी, दोनों की एज अगर बराबर है, जैसे 19 से, तो ये मेरे को रिटर्न करेंगे 0। अगर पहले वाले की एज बड़ी होगी दूसरे की छोटी होगी तो ये मेरे को रिटर्न करेगा पॉजिटिव। अगर पहला वाला नंबर छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा तो रिटर्न करेगा नेगेटिव। एग्जांपल के रूप में पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 8 है। अब इस केस को देखकर बताओ क्या रिटर्न होगा, पॉजिटिव। पहला नंबर बड़ा है, बोला गया था आपको, दैट्स पॉइंट। इससे तय होता है शॉर्टिंग। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 8 और 12, क्या रिटर्न होगा, क्योंकि पहला नंबर छोटा है। अगर ये दोनों नंबर ऐसे हो तो क्या रिटर्न होगा। अब इसके अलावा कुछ चौथा केस होता है तो मुझे बताओ, चलो बताओ। कोई चौथा केस है इसके अलावा? नहीं है ना, बस बन गया कोड। अब इस बात का ध्यान में रखते हुए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं कंपेयर करता हूं। मेरे पास जो एज है ये वाली, इसको मैं कैसे कॉल करूंगा, दिस लगा के। करंट ऑब्जेक्ट की एज ऐसे कॉल होती है।
इसको किस ऑब्जेक्ट से मैच करूंगा? जो इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं एज ए रेफरेंस, जो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे लिखा E1.h, अगर ये बराबर है तो क्या रिटर्न होगा? 0। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने कंपेयर करा, अगर ये हो सकता है बड़ी हो तो क्या रिटर्न होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर, यानी रिटर्न करेगा 1। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये छोटा हो, तो क्या रिटर्न करवाएंगे? रिटर्न -1। आपका कोड पूरा हो जाता है। इस ब्लॉक को हटा देना। कंप्लीट हो गया। अब यहां देख लो एक बार, ये एरर किस चीज का है? वो रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, चेक करो। एवरीथिंग इज फाइन, एल्स एल्स में डाल दो सीधे, इसका एल्स पार्ट नहीं है। एल्स पार्ट में भी रिटर्न डालना पड़ेगा। लास्ट कंडीशन को आप छोड़ ही दो, क्योंकि लास्ट में वो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, रिटर्न कराना जरूरी है आपको। रिटर्न टाइप है इसका। 0 आपने देख लिया, पॉजिटिव आपने देख लिया, लास्ट क्या बचेगा? नेगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा इसको। आपका मेथड बन गया। और ये ऑब्जेक्ट, ये जो डेटा एट्रीब्यूट पे काम कर रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट है वो? और ये तरीका किसके लिए होता है? डाटा को शॉर्ट करने के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए होता है। अब इसको शॉर्ट करने के लिए लॉजिक हमें नहीं लगाना है, वो लॉजिक इन्होंने तुम्हें बना के दे दिया एक मेथड में, जिसका नाम है शॉर्ट मेथड। आपने बस ये जानकारी इस कंपेयर टू को दी है, तो कलेक्शन ने एक शॉर्ट मेथड बना रखा है, उसने आपकी इस जानकारी का इस्तेमाल करके डाटा शॉर्ट करके दे दिया है। बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट होती है डाटा शॉर्ट करने, उन्होंने खुद करके दे दिया है। अब तुम इस शॉर्ट मेथड को कैसे कॉल करोगे वो बताते हैं। अभी किस एट्रीब्यूट पे काम कर रहा है? एज पे। कौन सी क्लास है वो? एम्प्लॉय। अब अगर मान लीजिए मुझे इसे शॉर्ट करना है, तो कहां करूंगा? यही करूंगा ना। उस मेथड को कॉल करना है मुझे शॉर्ट वाले, तो यहां लिखूंगा मैं कलेक्शन डॉट शॉर्ट। कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है, चेक करो, शॉर्ट मेथड आएगा। शॉर्ट आ गया, और इसमें जो ऑब्जेक्ट आपको शॉर्ट करना है उसका नाम डाल दीजिए। हो गया? डाल दिया ना? तो शॉर्ट मेथड ने अपना लॉजिक खुद लगा रखा हो, कहीं ना कहीं अपनी डेफिनेशन वगैरह दे रखी है ना शॉर्ट ने, कहीं ना कहीं ये यूज कर रहा होगा। आपके सप्रेस, वार्निंग, अनचेक्ड, ये क्लासेस जो आ रही है, कंपेरेबल, ये यूज कर रही है आपके डाटा को। आपने इसको तो दी डेफिनेशन, वो इसकी डेफिनेशन को यहाँ यूज कर रहा है परफेक्टली। अब आपको क्या कर रहा है? इसे रन करके देखना है, और आपका डाटा देखिए एज के हिसाब से शॉर्ट हो चुका, दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब इसी को सैलरी के हिसाब से करना होता तो मैं अलग से अब कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहीं आके चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दो डाटा एक साथ शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा यहां। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कंपैरेटर। समझ गए? तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास कंपैरेटर। अगर मुझे सैलरी के हिसाब से करना पड़ जाए तो मुझे बस वो सैलरी लिखना है यहाँ पर, लेकिन अब एज के हिसाब से नहीं आएगा फिर। हो गया? डाटा किसके हिसाब से शॉर्ट हो रहा है देख लो आप, समझ गए? नाम के हिसाब से करना हो तो नाम के हिसाब से करना हो तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग के पास तो खुद ही एक मेथड होता है। नहीं समझ आया? दिस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू E1 डॉट। अब आपको समझ होगी तो ही समझ पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। ये कर देगा अपने आप, इस पर खुद ही होता है कंपेयर टू मेथड। नाम के हिसाब से देखो, अमर, चिराग, मनोज, राज, पटा। कोई डाउट यहाँ पे? तो ये भी निपट गया आपका काम। अब क्या बचा? अब एक डाउट है सर। कंपैरेटर बचा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने दिमाग के पर्दे खुद खोलें, मैं आपको कोड दूंगा केवल, और उसको खुद से करें आप, क्योंकि आप लोग बैठे बैठे आनंद उठाते हैं और जब कोई चीज दी जाती है नहीं बन पाती। देखो ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं लगेगा, 10 मिनट में खींच दूंगा मैं इसे, और तुम फिर भी यही कहोगे आ गया समझ, कुछ अपने ऊपर छोड़ो। आपको मैंने एक चीज बता दी कि दोनों होते हैं ऐसे, ठीक है। तो खुद एक छोटी सी R&D तुम्हें दे रहा हूँ, कर लो इसे अपने आप, छोड़ दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल ही आपको लगता है पूंजन नहीं होने का हमसे, तो सर बताइए तो मैं उसकी अपील को स्वीकार करूंगा और बता दूंगा। है कोई?
समझा देता हूँ, ये कंपैरेटर है। कंपैरेटर में कंपेयर मेथड यूज होता है और ये यूटिल पैकेज में पाया जाता है। ये आपकी ओरिजिनल क्लास के ऊपर नहीं लगाए थे, यानी इसमें मैं ओरिजिनल क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं अलग से कोई क्लास बना के फिर इंप्लीमेंट करूँगा। जैसे कि ये एम्प्लॉय क्लास है, इसको मैं टच नहीं करूँगा, अलग से क्लास बना के उसको इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा और काम हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों आवाजें आ रही है, कर दूं, कर दूं। टाइम ऐसे मत लो, टाइम तो कहीं नहीं लगेगा मेरे को। फाइल पे गया, न्यू पे गया, ये मैं क्या करता हूँ देखो, अभी मैं ये सारा कोड कॉपी करता हूँ और कोड कॉपी करके मैं नोटपैड में दोबारा डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं गया फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट पे गया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, खत्म हो गया। कोडिंग पे जाके बस वो चीज़ें मेरे को छापनी है। चीज़ें क्या छापनी है मेरे को, सबसे पहले तो ये पैकेज वैकेज चाहिए होंगे, कॉपी किया और ये मैंने डाल दिया, पैकेज का काम निपट गया। पैकेज का काम निपटने के बाद मुझे इसके अंदर की क्लास चाहिए होगी। क्लास मैंने यहाँ पर बना रखी है, दैट नेम इज एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास को मैंने लिया, कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूंगा, जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा इस मेथड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, मेरी क्लास तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम अपने मेन मेथड पे जाएंगे और बड़े प्यार से इस पूरे डाटा को स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डाल दिया जाएगा और मेरा कोड बनकर तैयार हो चुका है बच्चों। इट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। कोड को चला के देखेंगे, चेक करेंगे हमारा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एज के हिसाब से डेटा शॉर्ट करके बताता हूँ, तो मुझे अलग से इसमें क्लास बनाना पड़ता है। मैं लिखता हूँ एज शॉर्ट, इसको मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा किसके साथ, कंपैरेटर के साथ। कौन सी क्लास को शॉर्ट करना है मुझे, ईएमपी को शॉर्ट करना है। अब ये मुझे देगा एक छोटा सा एरर, इसको करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा ये। अब हम इसमें करेंगे उसके मेथड को इंप्लीमेंट। मेथड आ गया, इसमें दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, करना कुछ नहीं है, ले देके वही कहानी रिपीट करनी है। हमें एज के हिसाब से डाटा शॉर्ट करना है। दो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक का नाम है E1 और एक का नाम है E2। दोनों की वैल्यू लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। ये लगाया E1 डॉट एज अगर बराबर है E2 डॉट एज के तो रिटर्न होगा 0। एल्स इफ E1 डॉट एज अगर बड़ा है E2 डॉट एज के तो रिटर्न होगा 1, अदरवाइज एल्स पार्ट पे जाके रिटर्न होगा -1। काम कंप्लीट। फिर से मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे डाला, क्लास का नाम बदला और यहाँ लिखा सैलरी शॉर्ट। सिर्फ मुझे सैलरी लिखना है, बताओ कितनी मेहनत है इसमें, कोई मेहनत नहीं है। अच्छा, वो ऐड नहीं देखते हो आप, यूट्यूब पे आती है, जो सीनियर डेवलपर होता है ऐसे ही सब करता है, उसके हाथ रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। और जूनियर डेवलपर देखते हो, गूगल से चोरी करेगा पहले, तो ऐसे ही करते हो स्टार्टिंग में करोगे तो, फिर डालो फिर एरर आएगा धूम, फिर लगे रहोगे। ये वही दिखाते हैं उसमें। आगे यहाँ पे अगला क्या था, नेम, तीनों कर दिए शॉर्ट। नेम शॉर्ट, नेम का तो तरीका सबसे आसान बताया था आपको मैंने। कंप्लीट हो गया, तीनों शॉर्टिंग हो गई। अब आप बताइए, अपनी इच्छा रखिए, किसके साथ शॉर्टिंग चाहते हो, बताओ बताओ। नेम के साथ चाहते हो, क्या नाम था इस क्लास का, नेम शॉर्ट। डाल दिया ऑब्जेक्ट, मैंने उसको अपनी लिस्ट दी और जो क्लास मैंने शॉर्ट करने के लिए दी वो दे दी, बस। डाटा किसके हिसाब से शॉर्ट हो गया आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी प्रोजेक्ट में कोई बोले, अरे सर क्या बात कर रहे हो, एज के हिसाब से लाओ, ये ले बेटा, हो रहा है। मेरे को बार बार जाके तो नहीं बनानी पड़ेगी ना क्लास। कोई बोले सर ऐसे तो समझ गए, दोनों करके लाओ, अरे कम खाते हो, ऐसे बोलेगा वो उसको, अरे यार ये ले, एज के हिसाब से ले पहले तू, ठीक है। अभी पहले डाटा किसके हिसाब से दे दिया उसने, सैलरी शॉर्ट, एज शॉर्ट, ओ शिट, सैलरी के हिसाब से दिखाएगा ना। कट करा, पेस्ट करा और एक पेस्ट यहाँ करा। आर यू गेटिंग, नहीं समझ पाए हो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा। गॉट इट, रन किया,
ये देखो पहले किसके हिसाब से आ रहा है, एज के हिसाब से, निपट गया काम, यहाँ पे निपट गया एज के हिसाब से। उसके बाद देखो सैलरी के हिसाब से, नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं हम। अभी हमने 2 बार क्यों लिया, दिमाग हुआ तो बता दो, ये मैंने 2 बार क्यों लिया, सो सैड। वो डन हो गया आंसर, खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, सुई से रात तक 10 मिनट बच रहे अभी तुम्हारे लिए। 45 पे छोड़ा था मैंने, तुमसे कहा था कि काम कर लेना, 5 मिनट में निपट गई। तो इससे एक डाउट अपने दिमाग में लाओ, एक चीज अपने माइंड में लाओ, जिस दिन आपको जावा आ गया उस दिन जो ऑफिस में आप काम करते हो ऐसे ही निपटेगा वो, आधा घंटा 1 घंटा। इसलिए वो बेचिंत की जिक्र लेते हैं, लेकिन आना तो चाहिए ना। नहीं आएगा तो वही करोगे, तो गूगल पे ये करा, 2 घंटे लगा नहीं निकला, फिर ऐसा करा, फिर देखा। तो यहाँ से एक इशारा साफ है, और जावा जिस दिन आपको बेहतर आ गई, अपने आप अंदर के काम चलेंगे। वो बंदे कहाँ फंसते हैं डेवलपिंग में, ये तो फंसते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, इसके हिसाब से क्या शॉर्ट है। चलो बच्चों क्लास ओवर है, डन हो गई है क्लास हमारी, अटेंडेंस मैंने ले ही लिया। मुझे क्या भेजना है मुझे थोड़ा सा कोई बता दीजिए, मुझे याद नहीं है। क्या भेजना है, कहाँ से स्टार्ट किए थे कोड, यहाँ से 7043 से करे थे, 4 से किया था, 704 से कोड लेना है आपको, ठीक है। आप लोग वाइंड अप कर सकते हो बच्चों।